पिछले पार्ट में हमने देखा कि ड्यूक मायू से लड़ाई जीतने के बाद राजकुमार और जिंग चैन को राजा का आदेश प्राप्त होता है कि राजा चाहता है कि वो दोनों भाई बिना सेना के राजमहल वापस लौटें। जिंग चैन आदेश को स्वीकार कर देता है, जिस कारण राजकुमार चुपके से मुहान को सेना का अधिकार दे योजना बता देता है। हेलो एवरीवन, मैं तुम्हारा हूँ पार्ट 140। जिंग चैन बग्गी की तरफ बढ़ते हुए सारथी से कहता है, चलो राजमहल वापस चलो। दोनों भाई बग्गी में सवार हो जाते हैं और मुहान उन्हें देखते हुए मन में कहता है, मुझे नहीं पता कि हालात कैसे हैं, अच्छे हैं या बुरे, पर मैं यही आशा करता हूँ कि ठीक हो। राजकुमार और उसका भाई राजमहल पहुँच जाते हैं। राजा के कमरे के बाहर सारथी उनसे कहता है, राजकुमार आप दोनों कृपया यहीं इंतजार कीजिए, महाराज अभी आराम कर रहे हैं। संतरी को बसम की शीशी पकड़ाते हुए जिंग चैन कहता है, ये वही चीज है जो महाराज पिता को चाहिए। गोंग गोंग कृपया ये महाराज को दे दीजिएगा। संतरी जी के शीशी से अंदर चला जाता है, पर पहरेदार दोनों भाइयों का रास्ता रोक कर खड़े हो जाते हैं। एक पहरेदार कहता है, आप दोनों राजकुमार अंदर जा सकते हैं, पर कृपया पहले पूर्ण तौर पर निशस्त्र हो जाइए। ये बात सुन राजकुमार चिढ़ जाता है और कहता है, हम हमारे महाराज पिता के साथ किस तरह का व्यवहार करेंगे, आप इस बात पर संदेह कर रहे हैं। ये कहकर राजकुमार आगे बढ़ने वाला होता है, पर जिंग चैन उसका हाथ पकड़ उसे रोक देता है और पहरेदार को उत्तर देते हुए कहता है, ठीक है। दोनों भाई अपनी तलवारें उतार कर जमीन पर फेंक देते हैं और पहरेदार उन्हें अंदर जाने की अनुमति दे देता है। जिंग चैन उनका धन्यवाद करता है। दोनों भाई अंदर आते हैं और देखकर हैरान हो जाते हैं कि उनके पिता बीमारी की हालत में बिस्तर पर बैठे हुए हैं। उनके पास संतरी और राजवैद्य खड़े हुए हैं। राजा उन्हें पास आने के लिए कहता है, पर दोनों भाई वहीं पर घुटनों के बल बैठ राजा को प्रणाम करते हैं। राजा उन्हें उठने के लिए कहता है और इतने में राजवैद्य उस भस्म का निरीक्षण कर बताते हैं, महाराज ये दवाई आम जनता में काफी लोक प्रचलित है। इस दवाई की छोटी सी मात्रा आपका तेज बुखार रोक सकती है, पर इस दवाई के अधिक मात्रा होने पर यह जहर बन जाती है, वो भी उस प्रकार का जहर जिसका कोई इलाज नहीं। मैं नकारा हूँ महाराज। राजवैद्य बात बताते हुए कांप रहे थे और अंततः वो निराश हो घुटनों के बल गिर ही जाते हैं। राजा के चेहरे पर थोड़ी सी उदासी थी और वो कहता है, आपकी माँ भी इस प्रकार के जहर से प्रभावित हुई थी और अब मैं भी इससे बच नहीं पाऊंगा। ये बात सुन राजकुमार का चेहरा सफेद पड़ जाता है और वो घबरा कर अपने पिता के पास जा कहता है, महाराज पिता। राजा उसको हौसला देने के लिए उसके हाथ को सहलाते हुए कहता है, जिंग शाओ तुमने राज परिवार के लिए बहुत सालों तक युद्ध लड़े हैं। इस पूरे दाचिन में तुम्हारे खिलाफ कोई खड़ा होने के लायक नहीं है। ये राजगद्दी मैं तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। ये बात सुन राजकुमार घबरा जाता है। वो कहता है, राजगद्दी मुझे, और मन में कहता है, मैंने अपने पिछले जन्म में दाचिन के लिए बहुत संघर्ष किया, बहुत मेहनत की और अंत में मुझे गद्दार का खिताब मिला और इस जन्म में मैं धोखेबाज हूँ, बेईमान हूँ, स्वार्थी हूँ और महाराज पिता मुझे राजगद्दी सौंप रहे हैं। क्या मजाक है। और राजकुमार कहता है, महाराज पिता मैं राजगद्दी नहीं चाहता। ये कहते हुए अपने जज्बातों पर काबू रखने के लिए राजकुमार ने कसकर अपनी मुट्ठी मींच रखी थी। राजा उससे पूछता है, क्यों? राजकुमार राजा की आंखों में देखते हुए कहता है, मैं बस एक सेनापति हूँ, मुझे देश चलाने के बारे में कुछ नहीं पता और मैं मुहान जियांग से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और अपनी सारी जिंदगी केवल उसी के साथ बिताना चाहता हूँ। अगर महाराज पिता आप मुझे हजारों मील की जमीन, पहाड़ और नदियां सौंप देंगे तो मैं पलक झपकते ही ये सब कुछ बर्बाद करके रख दूंगा। राजा कहता है, आदेश जारी करो। और संतरी कहता है, जी। राजा आदेश सुनाता है, चेंग वांग जिंग शाओ ने देशद्रोह किया है, उसे आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। वो इस जीवन में जिंदा रहते कैद से बाहर नहीं आ सकता। राजा को रोकने की नाकाम कोशिश करते हुए जिंग चैन कहता है, महाराज पिता। आदेश सुनने के बाद राजकुमार और जिंग चैन के चेहरे पर घबराहट और चिंता साफ नजर आ रही थी। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।